Hey, hi everyone, this is Sere Solanki. So, now from today onwards, we are beginning with the very important part of direct tax, that is 5 heads of income. ओके उसमें से सबसे पहला टॉपिक जो मैं उठाने वाला हूँ दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ओके, मैंने इस टॉपिक के डिस्कशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है: नॉर्मल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस एंड डीम्ड डिविडेंड. ओके, सेक्शन समझो बेटा. पहले तो चैप्टर की स्टार्टिंग और चैप्टर कहाँ तक है ये. दिस चैप्टर स्टार्ट्स एट 56, एंड्स एट 59. ठीक है, 56 जैसे मैंने बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर में बोला था, चार्जिंग सेक्शन. जैसे इनकम टैक्स के अंदर चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 4 है, वैसे इस हेड में कौन सी इनकम टैक्स होगी उसका चार्जिंग सेक्शन है 56 सब सेक्शन 1. ओके, क्या बोलता है ये सेक्शन, ध्यान से सुनो बेटा. एनी इनकम, प्रॉफिट और गेन्स इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम ऑफ एन असेसी. ऐसी कोई भी इनकम जो असेसी के टोटल इनकम के अंदर ऐड होनी चाहिए, कंप्यूट होना चाहिए वो इनकम, विच कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अंडर एनी ऑफ द प्रीसीडिंग हेड्स ऑफ इनकम. पिछले जितने भी हेड्स मतलब इसके पहले 4 हेड्स है: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन्स. ये 4 हेड में जो भी इनकम नहीं आई होगी ना, वो सारी इनकम इस हेड में आएगी, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ओके, रेसिड्यूअल हेड, इन अदर वर्ड्स जिसका कोई नहीं उसका इफॉस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. Our today's agenda is normal provision. So I start with normal provisions now. मैं स्पेशल प्रोविज़न के बारे में डिस्कस भी नहीं करने वाला बिकॉज उसके लिए मैं कल डिस्कस करूँगा. ठीक है, सो नॉर्मल प्रोविजंस देखो बेटा क्या क्या है अभी इसके अंदर. दिस इज स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. द वेरी फर्स्ट वन इज डिविडेंड इनकम. डिविडेंड इनकम नोट 1 के अंदर कुछ लिखा हुआ है, बाद में देखते हैं. डिविडेंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, then it is exempt under section 1034. If dividend is received from Indian company, then it is exempt under section 1034. क्यों? क्योंकि आपको जो डिविडेंड मिलता है एज अ शेयर होल्डर, उसके ऊपर कंपनी ऑलरेडी टैक्स भर चुकी होती है एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. कंपनी पेज द टैक्स एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, and that is why this income is exempt under section 1034 in the hands of shareholder. Okay, हमेशा याद रखो बेटा, अगर आपके लिए कोई इनकम है तो सामने वाले बंदे के लिए वो एक्सपेंस है. अगर कोई इनकम आपके लिए टैक्सेबल है तो किसी और बंदे ने उसके ऊपर खर्चा क्लेम किया होगा. या तो फिर हो सकता है आपके लिए कोई इनकम टैक्सेबल, सामने वाले के लिए वो एग्जेम्प्ट, कुछ भी. जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड है तो डिविडेंड कंपनी के लिए वो एक्सपेंस है क्योंकि कंपनी आपको पे कर रही है वो. ठीक है, इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. ओके, बट उस डिविडेंड के पेमेंट पे कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरती है और उस पे गवर्नमेंट को टैक्स ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए वो आपको एग्जेम्प्ट किया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट, इफ डिविडेंड इज रिसीव फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी देन इट इज़ टैक्सेबल. इफ डिविडेंड इज रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी देन इट इज़ टैक्सेबल. नेक्स्ट इज विनिंग इनकम. विनिंग इनकम कहीं से भी होनी चाहिए, फ्रॉम लॉटरी, गेम, क्रॉसवर्ड पजल्स एक्सेट्रा. दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल. विनिंग के ऊपर कितना टैक्स लगता है सर? विनिंग 30% टैक्सेबल है. ठीक है, नेक्स्ट इज रेंटल इनकम. रेंटल इनकम, रेंट फ्रॉम दी असेट्स अदर देन हाउस प्रॉपर्टी. ऐसा क्यों बोला अदर देन हाउस प्रॉपर्टी? बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी के पास से अगर आपको रेंट आएगा, हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपको रेंट आएगा, सो दैट रेंट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सो दैट इज वाई इट इज रेंट फ्रॉम असेट्स अदर देन हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल ओवर हियर. एग्जाम्पल प्लांट मशीनरी फर्नीचर एक्सेट्रा. ठीक है, बट अगर समझो प्लांट मशीनरी हो गया या तो फर्नीचर हो गया, इसको रेंट पे देना ही मेरा बिजनेस है, देन दिस रेंट विल नॉट बी टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दैट रेंट विल बी टैक्स अंडर
पीजीबीपी इनकम, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, बिकॉज मैं तो उसका बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज रेंट फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मतलब सर जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ओनर है, ए ने बी को रेंट पे दिया, बी ने सी को रेंट पे दिया। भी देखो बी ने ऑलरेडी रेंटेड प्रॉपर्टी लिया है, वो प्रॉपर्टी वो सी को रेंट पे दे रहा है, तो सी से बी को जो रेंट आएगा दिस रेंट विल बी कॉल्ड एज सब लेटिंग प्रॉपर्टी का रेंट। दिस विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एंड देन कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट मतलब पूरा का पूरा हाउस प्रॉपर्टी अगर दे दिया, ओके, जिसके अंदर फर्नीचर वगैरह भी इंक्लूडेड है, और आप उसकी वैल्यूज़ को सेपरेट नहीं कर पा रहे हो कि हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कितना है और फर्नीचर का रेंट कितना है, देन द होल इनकम विल बी टैक्स अंडर जनरली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट अगर सेपरेट कर पा रहे हो वैसा कुछ है, देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। Then next one is agriculture income. Agriculture income is exempt under section 10 subsection 1. If agriculture income is from foreign, मतलब समझो let's suppose मुझे agriculture income हुआ from Pakistan, then it will be taxable. Receipt is MP, MLA, MLC, okay, politicians वगैरह जो है, member of parliaments वगैरह, तो उनकी सैलरी जो है वो यहाँ पे टैक्सेबल होती है, ना कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। क्यों? Because they are not the employees of Indian government, they are giving the service to the Indian government, okay, that's why salary is taxable. उनके daily allowance उनको कुछ मिलते हैं बेटा, that daily allowances are exempt under section what 1017, under section 1017. Then second one is minor child income. Minor child income amount received जो भी रहेगा वो लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1032, बट अमाउंट याद रखना अप टू 1500 पर माइनर चाइल्ड, अप टू 1500 पर माइनर चाइल्ड। इधर मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, जैसे समझो फॉर एग्जांपल किसी बंदे के 3 चाइल्ड है, 1, 2 and 3, सॉरी 1, 2 and 3, इसकी इनकम है 500, इसकी इनकम है 1800, इसकी इनकम है समझो फॉर एग्जांपल 200 रुपया, ठीक है। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया 2500। गलती से अगर तुमने ऐसा किया ना 1500 इंटू 3, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसको चेक कैसे करना है, 1500 पर माइनर चाइल्ड, ये 500 रुपया 1500 से कम है, सो दिस इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। 1800, तो दिस 1800 में से 1500 रुपया एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 300 रुपया क्या हो जाएगा टैक्सेबल। देन अदर वन इज व्हाट 200 रुपीज़ का इनकम, ऑफ कोर्स 1500 से कम है, सो इट इज़ व्हाट एग्जेम्प्ट, ओके। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड। इनकम ऑफ यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड, दिस इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1035. देन फैमिली पेंशन रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, अगर फैमिली पेंशन आया सो दैट इनकम इज टैक्सेबल, बट उसके लिए कुछ डिडक्शन भी दिया हुआ है। अमाउंट रिसीव्ड लेस standard deduction under section 57, that is 1/3 of the amount received or maximum rupees 15,000, whichever is lower. 1/3 of the amount received or maximum rupees 15,000, whichever is less, whichever is lower, okay. Then fees received by director for attending the board meeting. Fees received by director for attending the board meeting, it is always taxable, always taxable, always taxable, okay. Then awards. If award is received from government, then it is exempt under section 1017A. If award is received from others, others से अगर आपको कोई भी award मिला, then it will be taxable. Amount received from Keyman insurance policy. Keyman insurance policy, very important person for the business. उसके लिए कंपनी इंश्योरेंस लेती है उस बंदे के ऊपर। अगर वो बंदा मरता है तो 2 तरीके से पैसे आते हैं, एक कंपनी को पैसा आता है और दूसरा जो उसके फैमिली मेम्बर रहते हैं उसको पैसा आता है। कंपनी को जो पैसा आया दैट विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी, उनके फैमिली मेम्बर को जो पैसा आया दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, दिस इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D. देन इंटरेस्ट इनकम, उसके ऊपर बेटा बाद में बात करता हूँ मैं, ठीक है। रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल. रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय कॉलेज प्रोफेसर फ्रॉम अ नॉन एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन. नॉन एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन मतलब समझो फॉर एग्जांपल एक एनएम कॉलेज के कोई प्रोफेसर है, ठीक है, एनएम कॉलेज के कोई प्रोफेसर है, उसको सिडनम कॉलेज ने बुलाया, किस लिए बुलाया, पेपर सेटिंग वगैरह के बुलाया, ठीक है। प्रोफेसर किधर का, एनएम कॉलेज का, मतलब इसका एम्प्लॉयर कौन, एनएम कॉलेज,
बट इसको बुलाया किसने, सिडनम कॉलेज ने, तो ये इनको कुछ ऑनरेरियम प्रोवाइड करेगा। ओके, ऑनरेरियम मतलब उसकी फ़ीस प्रोवाइड करेगा, वो बंदा आया ना तो उसके लिए उसको फीस मिलेगी। सो दैट फीस विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी बट इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, गिफ्ट के ऊपर चर्चा ज़रूर होगी, बहुत अच्छी चर्चा होगी, बट वो कल होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज एनी सम रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज एम्प्लॉई एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी PF superannuation fund or any other fund for the welfare of the employment for the welfare of the employees if not taxable under PGBP। ये क्लॉज जरा समझो क्या है ये। एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय के लिए बहुत सारे अकाउंट में पैसा डालता है, PF, सुपर एन्युएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है वो एम्प्लॉयर खुद का कंट्रीब्यूशन भी देता है और एम्प्लॉई का भी कंट्रीब्यूशन देता है। वो इनसे पैसा लेगा और फिर वो ये अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। बट अगर ये डिपॉजिट का ड्यू डेट के पहले अगर नहीं किया, अगर उन्होंने ये पैसा डिपॉजिट, सो दिस विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, वो पहले उसको टैक्सेबल होगा, फिर अगर उसने बाद में कर दिया तो उसको डिडक्शन मिल जाता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट, सो ऑल दीज इनकम्स आर कवर्ड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस टॉपिक। ये सारे इनकम का टोटल करोगे सो यू विल गेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब कुछ बातें बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे डिविडेंड इनकम के यहाँ पे मैंने लिखा है नोट 1। अब ये नोट 1 क्या है जरा समझो, व्हाट इज दिस नोट 1 एक्चुअली। ठीक है, नोट 1, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम विच कंपनी बेटा, इंडियन कंपनी। बताओ ज़रा क्या होता है ये, एग्जेम्प्ट होता है अंडर विच सेक्शन, 1034। बट इसके लिए गवर्नमेंट ने एक क्लॉज लाया। क्या क्लॉज लाया, अरुण जेटली जी ने ये अमेंडमेंट लाया हुआ था। ठीक है, क्योंकि लोगों ने इतने पैसे शेयर्स में डाल के रखे हुए कि उनके डिविडेंड इनकम से ही उनका, आधे लोग तो ऐसे जिनका डिविडेंड इनकम से ही उनका घर चलता है। ठीक है, तो डिविडेंड रिसीव बाय एनी रेसिडेंट पर्सन। कौन सा पर्सन बोला, कौन सा पर्सन बोला भाई, रेसिडेंट पर्सन। बट वो रेसिडेंट नहीं, कौन, देखो अदर देन मतलब ये नहीं आएगी, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख। मतलब इन्होंने अगर डिविडेंड कमाया ना 10 लाख से ज़्यादा तो चलेगा, बट इनके अलावा अगर कोई आया, इनके अलावा कोई आया मतलब जैसे इंडिविजुअल आया, HUF आया, उनके लिए बोला होगा ये। डिविडेंड रिसीव बाय एनी रेसिडेंट पर्सन अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल। ओके, पार्टनरशिप फर्म वगैरह ने अगर इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो वो भी इसमें कवर हो जाएंगे, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, LLP वगैरह वगैरह। ठीक है, बट ये लोग नहीं आएंगे, डोमेस्टिक कंपनी वगैरह नहीं आएगा। इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमेशा रहेगा। ठीक है, कहाँ पे लिखा है ये, सेक्शन 115 BBDA में लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे डिविडेंड इज रिसीव्ड ऑफ ₹14 लाख, देन टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड ऑन 4 लाख एंड नॉट ऑन 14 लाख, बिकॉज यहाँ पे वर्ड यूज किया डिविडेंड इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख, एक्सेस की बात है। ठीक है, डिविडेंड अंडर सेक्शन 220, डिविडेंड इंक्लूड्स 222A to 222D। ओके, डे आफ्टर टुमारो जब भी जो डिस्कशन होने वाला है दैट इज डिम डिविडेंड का डिस्कशन है, वो इसके अंदर ही पूरा आ गया। ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, आपको कौन कौन सी चीज़ों के डिडक्शन मिलेंगे उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है, इफ़ योर इनकम इज टैक्सेबल देन डिडक्ट द एक्सपेंस, इफ़ योर इनकम इज एग्जाम इग्नोर द एक्सपेंस, कोई डिडक्शन नहीं। भाई तेरी इनकम पे ही टैक्स नहीं लग रहा है तो कौन सा एक्सपेंस का क्लेम करेगा तुम। विनिंग्स इग्नोर द एक्सपेंस, विनिंग्स ऐसी चीज़ों को गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करना चाहती है, दैट्स वाई इग्नोर द एक्सपेंस। फैमिली पेंशन रिसीव्ड, ऊपर देख लिया 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और ₹15,000 विच एवर इज लेस इज अ डिडक्शन। ओके,
इंटरेस्ट इनकम, अभी इंटरेस्ट इनकम में समझो, इंटरेस्ट इनकम में ना बेटा, इंटरेस्ट इनकम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10, 11A, 10, 15, and the other part will be, this is the fourth part, will be interest received from others. ओके अभी सुन लो, पूरे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 10 जिधर भी आया ना बेटा, सेक्शन 10 जहाँ पर भी आया, सो दैट सेक्शन 10 इज़ फॉर एग्जेम्पशन पर्पस। कौन से पर्पस के लिए सर? एग्जेम्पशन पर्पस, ओके। 1011, 1011A, 1050, ओके। समझो बेटा अभी ज़रा, इंटरेस्ट इनकम रिसीव फ्रॉम एन एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल, क्या है वो चीज़? इफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, PPF अकाउंट, देन इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1011. If interest is received from Sukanya Samruddhi account scheme, okay, then it is exempt under section 1011A. अब इनसे अगर कोई भी इंटरेस्ट आया, इनसे मतलब गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बॉन्ड, या तो रिलीफ बॉन्ड या तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, अगर इनसे कोई भी इंटरेस्ट आया बेटा, इनसे कोई भी आपको इंटरेस्ट आया, then such interest will be exempt under section 10 subsection 15. खाली एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने जैसी है, दैट इज पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। इफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है और अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट अप टू ₹3,500। मतलब अगर मुझे 4,000 रुपया इंटरेस्ट आया तो 4,000 में से 3,500 रुपया एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 500 रुपया विल बी टैक्सेबल। इफ़ इट इज़ माई जॉइंट अकाउंट, मैंने और मेरी वाइफ ने अगर अकाउंट ओपन करवाया, मैंने और मेरे फादर ने अकाउंट ओपन करवाया, देन ऑन दिस अकाउंट एग्जेम्पशन इज अप टू ₹7,000, ठीक है। इफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर पर्सन मतलब कंपनी वगैरह ने अगर आपको इंटरेस्ट दिया, डिपॉजिट वगैरह पे इंटरेस्ट अगर आपको आया, then it is always taxable. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन बैंक FD, इंटरेस्ट ऑन RD अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स, ऐसा कुछ भी आया, देन सच इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल। ओके, नाउ एक इंटरेस्ट की बात करते हैं जो इंटरेस्ट कैपिटल गेन चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। कैपिटल गेन के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 45 सबसेक्शन 5, दैट इज कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय गवर्नमेंट, ठीक है। वो कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर डिटेल में देखेंगे, बट उसका जो पार्ट है वो सिर्फ इधर कवर कर रहा हूँ। दैट इज व्हाट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इनिशियल कॉम्पेंसेशन और एनहांस कॉम्पेंसेशन। आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, गवर्नमेंट वहाँ पे आपको कॉम्पेंसेशन देती है। अब वो कॉम्पेंसेशन या तो इनिशियल हो सकता है या तो एनहांस हो सकता है। ऑन कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट इट इज़ टैक्सेबल। कौन सा सेक्शन ने बोला है? 56(2)(8 ने बोला हुआ है कि इट विल बी टैक्सेबल, ठीक है। अब एक तो तुमने हमारी ज़मीन वगैरह जो भी था वो छीन लिया, उसके ऊपर तुम हमें इंटरेस्ट दे रहे भी हो और उस इंटरेस्ट के ऊपर आप टैक्स भी वसूल कर रहे हो, गलत है ना यार, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है चलो रो मत, हम डिडक्शन देंगे आपको। बोले कितना? 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 विल बी अलाउड, ठीक है। देन और एक सेक्शन है, शायद आपको पता हो, सेक्शन 51 विच रिलेट्स टू द एडवांस मनी फोरफीटेड अंडर कैपिटल गेन टॉपिक ओनली, ठीक है। एडवांस मनी फोरफीटेड बाय एसएससी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 इज फुल्ली टैक्सेबल। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ, ये क्या सेक्शन बोलता है। दिस सेक्शन इज अबाउट एडवांस मनी फोरफीटेड बाय एसएससी। समझो मुझे मेरी रूम बेचनी है, मतलब मेरा फ्लैट बेचना है, ठीक है, या तो मेरी लैंड बेचनी है, जो भी है यार, ठीक है। कैपिटल एसेट है, बेचना है मुझे, ठीक है, लैंड और बिल्डिंग और बोथ। इस बेचने के लिए मैंने किसी एक पार्टी को बुलाया, मैंने बोला ये जगह है, आपको पसंद है, उसने मुझे टोकन अमाउंट दिया, ठीक है। अब वो टोकन अमाउंट जो रिसीव्ड है ना, वो 1 अप्रैल 2014, भाई हम लोग 2019 में, अच्छा प्रीवियस ईयर हमारा 2019-20 है,
ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है मैं 2019 की बात करूँगा, ठीक है। एसएससी ने 2019 के अंदर ये टोकन अमाउंट लिया, बट बाद में ये डील कैंसिल हो गई। तो एसएससी ने क्या किया, उस बंदे को पैसे वापस देने चाहिए थे अच्छा बच्चा बन के, बट उसने पैसे वापस नहीं दिए, खुद खा गया। गवर्नमेंट बोलती है वेरी गुड, तुझे मिला तो हमें भी दे, बराबर। एडवांस मनी फॉरफिटेड, दिस इज द प्रोविजन। एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द एसएससी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 इज फुल्ली टैक्सेबल। इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। सेक्शन छुप गया यहाँ पर, सेक्शन है इसका 56(2)(9). ओके, आई होप सो यू पीपल आर डूइंग वेल योर प्रिपरेशन। ओके, एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, मैं सर मानता हूँ, और आप सेफ भी हो, ठीक है। घर पे रहिए, ठीक है, एंड प्लीज़ रिवाइज करते रहो। थैंक यू।